नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने अधीनस्थ न्यायालय के विषय में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो संविधान के भाग 6 के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी व्यवस्था की गई उनके बारे में है कि इनका प्रावधान अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 तक किया गया है। वर्तमान में हम देखते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इधर पूरा लिस्ट भी दी गई है उनकी और इधर बताया गया है लद्दाख सबसे ऊपर है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर चंडीगढ़ है, उसके बाद दिल्ली है, फिर दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों एक ही हैं ये इस समय। उसके बाद में फिर लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरीके से 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे जो अनुच्छेद 239 है वो प्रावधान करता है कि संघीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो किस तरीके से चलाया जाएगा। तो संघ शासित प्रदेश का जो शासन है वो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। तो किसके द्वारा? संघ शासित जो प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका शासन कौन चलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो वहाँ का प्रशासन संभाले और राष्ट्रपति अपने दायित्व को निर्वहन के लिए क्या करता है, वहाँ एक प्रशासक को नियुक्त कर देता है, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देता है। उसका जो नाम है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग है। वर्तमान में जैसे हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो प्रशासक हैं वहाँ के उनके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। तो जो उप गवर्नर कहे जाते हैं वो कहाँ गए? तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो प्रशासक हैं उनको उपराज्यपाल कहा जाता है। इसी तरीके से पंजाब का जो राज्यपाल है वही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त है। तो चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? मुख्य आयुक्त कहा जाता है। और जो वर्तमान में देखें तो जो पंजाब के राज्यपाल हैं उन्हीं को चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला अनुच्छेद 239 है। 239 ये कहता है कि कतिपय संघीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय जो विधायिका है अथवा मंत्रिपरिषद का सृजन। तो संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका का गठन कर सकती है। जिस तरीके से राज्यों में विधायिका होती है, विधानसभा होती है, उसी तरीके से यहाँ भी विधानसभा का गठन किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी, इसमें 1963 में विधायिका का गठन किया गया था, 1992 में दिल्ली में और 2019 में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर जो था पहले राज्य था तो वहाँ विधानसभा और विधानमंडल जो विधान परिषद दोनों थी। जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो विधानसभा अभी भी है। जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ विधानसभा का नहीं है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और कहाँ? दिल्ली और पुडुचेरी, 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ इसमें विधानसभा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 239 ए और ए जो है इसका ए मतलब कैपिटल ए जो होता है पहले ये वाला किया गया, इसमें एक और सब क्लास जोड़ा गया तो उसका नाम ए कर दिया गया, ठीक है। तो ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है कि दिल्ली के बारे में क्या क्या और प्रावधान किए जाएंगे। 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर घोषित कर दिया गया। हम देखते हैं एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो बना दिया गया है। और तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा का गठन किया गया जिसमें कि 70 सदस्य थे और मंत्रिपरिषद का बंद किया गया। मतलब विधानसभा बनाई गई जिसमें मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें जो विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या 70 रखी गई और कितने 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 69वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। अगला हम देखते हैं कि जो 70वां संविधान संशोधन है 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। हमने पढ़ा था जब राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की निर्वाचित सदस्य, उसके बाद जितनी भी राज्य की विधानसभाएं हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उसमें दिल्ली और पुडुचेरी उन दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो वही वाला जो प्रावधान है वो कब से? तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। अगला है कि दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब हमने जब राज्य पढ़ा था तो राज्य में जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं लेकिन वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब राज्यों की तरह नहीं काम होता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ की कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन होती है। वो अपने माध्यम से एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, वही वहाँ के प्रशासन का जिम्मेदारी देखता है। तो
इसीलिए जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपना स्वयं न जाकर के उपराज्यपाल को ही दायित्व दे देते हैं, फिर वही राष्ट्रपति के बिहाफ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, तो जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, जबकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 239 ए जो इसकी सब क्लास ए है उसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री रहेंगे वो किसके व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और जो सामूहिक रूप से विधानसभा जो वहाँ की होगी उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो इस तरीके से हमने राज्यों में भी देखा था, लोकसभा में भी देखा था कि जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व है उसका प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 239 बी। ये क्या प्रावधान करता है कि विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जिस तरीके से राज्यों में और केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उसी तरीके से कहा गया कि विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है, यानी कि उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त जो होता है, जहाँ जहाँ विधानसभाएँ हैं वहाँ जब उनका सत्र ना चल रहा हो उस दौरान अगर कोई मान लो महत्वपूर्ण विषय है तो उस पर क्या है कि जो वहाँ का उपराज्यपाल या गवर्नर वो प्रशासक है वो क्या कर सकता है कि वहाँ अध्यादेश ला सकता है। दिल्ली में हम देखते हैं वर्तमान में जो मुद्दा छाया था, केंद्र मतलब संघ सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने थे, वो इसी चीज़ को लेकर के थी कि वहाँ के ये कहा था जो भी नियम बनेगा, मतलब विधायिका जो भी नियम बनाती है उस पर जो वहाँ का उपराज्यपाल है उसको चाहे तो खारिज कर सकता है। शक्तियाँ मतलब उपराज्यपाल की ज़्यादा बढ़ा दी गई थी जो विधानसभा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसी वजह से दिल्ली सरकार चाहती थी वो विधेयक ना पास हो, लेकिन संघ सरकार ने इसको पास कर दिया। अब आगे उसके जो भी होगा वो अलग बात है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 241 है संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान करता है। तो इसमें कहा गया है कि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका स्वयं का भी उच्च न्यायालय हो सकता है और कुछ का अन्य राज्यों के साथ अटैच कर दिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में दिल्ली में खुद का उच्च न्यायालय है और बाकी राज्यों के देखें तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है और चंडीगढ़ में भी है उच्च न्यायालय, लेकिन चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा के साथ सम्मिलित है। अदर राज्य देखते हैं वो अन्य राज्यों के मतलब अदर केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अन्य राज्यों के साथ अटैच हैं उनके उच्च न्यायालय, जबकि दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। इस तरीके से तो ये जो प्रावधान थे ये केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में थे। आगे हम देखते हैं संविधान का जो भाग 10 है उसमें अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं, मतलब नोटिफाइड एंड जो शेड्यूल्ड एरिया हैं उनकी बात की गई है। तो उनमें कहा गया है कि जो जैसे इस तरीके से हम देखते हैं जो मेन भारत है खास करके ये वाला जो एरिया है, इधर जो क्षेत्र है ये अनुसूचित क्षेत्र आते हैं यानी कि शेड्यूल्ड एरिया जाते हैं, और ये जो इधर के पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ जो ट्राइबल जनजाति है यानी कि जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ के एरिया के विषय में जो प्रशासन है उसके बारे में बात की गई कि उनका प्रशासन किस तरीके से चला जाएगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 244 प्रावधान करता है, भाग 10 के तहत किया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। इसके बीच में हमने भाग 9 छोड़ दिया है। भाग 9 इसलिए छोड़ दिया है कि वहाँ वो पूरा चैप्टर है वो ज़्यादा लंबा रहेगा, इसीलिए हमने कहा कि जो केंद्र शासित प्रदेश और जो जनजातीय क्षेत्र वाला है उसको एक में ही कर देते हैं। ठीक है, आगे इसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति जो क्षेत्र हैं कि प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई। तो जो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि ये जो शेड्यूल्ड एरिया है और जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन की व्यवस्था संविधान के भाग 10 के तहत अनुच्छेद 244 में की गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई। तो 5वीं और छठी जब अनुसूची हमने पढ़ा था शुरुआत में तो वहाँ भी व्यवस्था की गई थी कि जो मतलब शेड्यूल्ड एरिया है और जो जनजाति ट्राइबल एरिया है उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची जो 5 है उसमें व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से अनुसूची जो 6 है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं 5वीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित क्षेत्र जो है और जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के विषय में और 4 राज्यों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी जो कौन सी थी, छठी अनुसूची थी। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। नाम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रफल यानी कि बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं जो ये शेड्यूल्ड एरिया है या जनजातीय क्षेत्र हैं उनको उनकी घोषणा करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो वो राष्ट्रपति को दिया गया है। किसके परामर्श से, तो जो वहाँ का राज्यपाल होगा राज्य का, जिस भी राज्य में ये एरिया घोषित करने हैं वहाँ के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र को नोटिफाइड एरिया या फिर जनजातीय एरिया जो है वो घोषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, उसके बाद वो कहा इसमें नाम परिवर्तन कर सकते हैं,
क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसको अधिकार दिया गया है। दूसरा है केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ इन पर किस तरीके से लागू होंगी। जो भी जो शेड्यूल्ड एरिया होंगे और ट्राइबल एरिया होंगे, वहाँ केंद्र व राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो किस तरीके से काम करेंगी। तो कहा राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी लागू होती हैं, मतलब राज्य का जो प्रशासन है वह लागू होता है। ऐसे क्षेत्र के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ के हमने जब राज्यपाल पढ़ा था तो उसमें बताया था उसके पास कुछ तो शक्तियाँ हैं जो उसको मतलब अनिवार्य हैं, कुछ हैं उसके पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, कुछ उसको विशेष उत्तरदायित्व दिए गए। जो विशेष उत्तर जिम्मेदारी है वो यही वाली है। ऐसे क्षेत्र के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल यहाँ के प्रशासन की रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को देते हैं कि यहाँ क्या क्या ग्रोथ हो रही है, उनके विषय में रिपोर्ट देते हैं। फिर जनजाति सलाहकार परिषद, तो हम देखते हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ कई राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद बनाई गई है। जनजातियों के अपने रीति रिवाज होते हैं और अपनी जो प्रथाएं होती हैं, संस्कृति होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए और उनका विकास भी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है कि उनके लिए अलग जनजाति सलाहकार परिषद बना ली जाती है। उससे उनकी सलाह से काम किया जाता है। तो इसमें कहा जनजातीय क्षेत्र वाले राज्यों में कल्याण व उत्थान के लिए क्या किया जाता है कि सलाहकार परिषद का गठन कर लिया जाता है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। 3/4 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा से होते हैं, अन्य जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है मतलब जनजातियाँ हैं उनसे लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जनजातियों का जो एक तरीके से देखें कि जो प्रतिनिधित्व है लोकतंत्र में उसको समान रूप से बनाने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि जनजातियों का भी प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। फिर अगला जो प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, मतलब कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू की जाएंगी। तो राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना करे या कुछ परिवर्तन या अपवाद स्वरूप उसे लागू करे। मतलब यहाँ राज्यपाल को विशेष जो दायित्व दिया गया है वो चाहे तो राज्य या जो संसद द्वारा विधानमंडल द्वारा संसद या विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया गया है, क्या कहा किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना करे अगर लग रहा है कि यहाँ लागू करने लायक नहीं है, या कुछ परिवर्तन या अपवाद स्वरूप उसे लागू कर सकता है। तो इस तरीके की जो शक्ति है ये राज्यपाल को मतलब वरीयता देती है कि उस क्षेत्र में किस कानून को लागू करना है, किस कानून को नहीं लागू करना है। संविधान जो है राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु इन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करने की शक्ति देता है। मतलब जो संविधान बना था तो उसमें भी प्रावधान कर दिया गया था कि राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के कल्याण के लिए एक क्या करेगा, आयोग गठित करेगा जब संविधान के कम से कम 10 वर्ष पूरे हो गए। तो ये 1950 में ही प्रावधान कर दिया गया था कि 10 साल बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेंगे। वो आयोग इस पर अपनी रिपोर्ट देगा कि जनजातियों का विकास कैसे करना है। 1960 में जो बना था इसके UN ढेबर जो थे इस आयोग के अध्यक्ष थे। फिर 2002 में बना, दिलीप सिंह भूरिया इसके अध्यक्ष थे आयोग के। तो इस तरीके से 2 आयोग गठित किए जा चुके हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के विषय में रिपोर्ट देने के लिए। अगला है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है। तो जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहाँ के प्रशासन के विषय में जो छठी अनुसूची है वो 4 राज्यों के विषय में प्रशासन के बारे में बात करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तो इस तरीके से जो था पूरा का पूरा ये जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन है इसके विषय में हमने पढ़ लिया। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनका क्या क्या प्रावधान है, उनके क्या क्या नियम है, क्या किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता है, उपराज्यपाल का क्या दायित्व है, कहाँ कहाँ विधानसभा है, उसको हमने देखा। और जो शेड्यूल्ड एरिया है उनके विषय में भी डिटेल से जाना। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।